नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल में। मैं हूं दिनेश केवरा। दोस्तों, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, उसके पीछे की कहानी में बहुत सारे सूत्र हैं, उनका भी बाहर आना ज़रूरी है। उन सूत्रों में पाकिस्तान का हाथ, आईएसआई का हाथ और चीन का हाथ प्रमुखता से हम देख सकते हैं। और कई संकेत ऐसे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं, एक पुख्ता रूप प्रदान करते हैं कि हाँ, चीन का बहुत बड़ा हाथ था। अ, अब्दुल बासिट यानी कि अब्दुल बासिट साहब भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हैं। उनके कुछ स्टेटमेंट आते हैं और वो स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो चल रहा था, वो थोड़ा-सा अलग किस्म के हालात थे, कि विदेशी एंगल क्या है, हुआ क्या, किस किस्म की चीज़ें घटी है वहाँ पर। दरअसल अगर आप देखें तो आप पाएँगे कि अभी कुछ समय पहले, पिछले महीने ही शेख हसीना चीन जाती हैं। चीन के साथ उनका पहले रिश्ता काफ़ी कॉर्डियल था, लेकिन इस दौरे के अंदर, जो चीन का दौरा था, इस दौरे के अंदर एक चीज़ बिल्कुल और बिल्कुल तय हो गई थी कि हाँ, बांग्लादेश में बदलाव आने जा रहा है। जो लोग सिचुएशन को पढ़ सकते थे, उन्हें पहले पता लग चुका था कि ये होने जा रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। और एक एक जो खास चीज़ निकल के आती है, उसके संकेत आप इस ढंग से देखिए कि शेख हसीना चीन जाती हैं। चीन जाती हैं और चीन में अपना दौरा बीच में छोड़ के वापस आती हैं। वो क्यों? दरअसल बहाना बनाया गया कि चीन में शेख हसीना को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, जो उनको मिलनी चाहिए थी। दूसरा, ये उनका ऑफिशियल दौरा था, चीन के इन्विटेशन पे थे। तो चीन के इन्विटेशन के बाद शी जिनपिंग के साथ जो वो बैठक चाहती थी, कि मीटिंग चाहती थी, वो मीटिंग नहीं हो पाई। कमाल की बात है, आप किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाते हैं और फिर उससे मिलते नहीं हैं। बस यहीं पर उसके बीज पड़ते हैं। बात बीच में चली थी तीस्ता सेटलमेंट की, कि तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा। जब वो भारत वापिस अपना बांग्लादेश वापिस आती है, अचानक चीन का दौरा आधा छोड़कर और आते ही अनाउंस करती है कि हम तीस्ता का प्रोजेक्ट भारत को देंगे। बस समझ लीजिए वहां पर उन्होंने चीन के हाथ में वो सारा ट्रिगर दे दिया जिसके द्वारा चीन ने फैसला कर लिया कि अब शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी। चीन ने क्या सोचकर ऐसा किया? अचानक से उसके रुख में क्यों बदलाव हुआ? जबकि चीन की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बांग्लादेश में कोई भी सरकार आए इसके बाद भी वो चीन से दुश्मनी लेगी नहीं, चीन की दोस्त बन के रहेगी। वही चीन चाहता था। और कहीं चीन को इस बात का एहसास हुआ कि शेख हसीना उसके साथ एक गेम खेल रही हैं और वो भारत के एक सैटेलाइट कॉलोनी की तरह, जैसे कि अब्दुल बासित जो कि इंडिया में पहले पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, काफ़ी लंबा उनका इंटरव्यू आता है। वो इंटरव्यू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि जो कहानी है वो भी छुपी हुई है। मुझे लगता है कि जब ये वापिस आए हैं, उस समय खास तौर से शेख हसीना जब वापिस आती हैं, उस समय जो स्टोरी बनती है, वो स्टोरी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब वापिस आके तीस्ता के सेटलमेंट के ऊपर बात करती है कि वो भारत से हम पूरा का पूरा सहयोग लेके करेंगे, चीन का सहयोग नहीं लेंगे। वहां पर इस बात की नींव पड़ चुकी थी कुछ दिन पहले, कुछ ही हफ्ते पहले अब तो, कि जहां पर वो जा रही हैं, अब वो टिक नहीं सकती हैं। अब चीन को एक और एंगल था कि उसे भारत को डिफीट करना था। डिप्लोमैटिकली चीन को इंडिया को अलग-थलग करना था। यानी कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत सिर्फ एक बांग्लादेश ही ऐसा कंट्री था जो बचा हुआ था, जो चीन की क्या कह सकते हैं लैप में नहीं गया था। म्यांमार जा चुका था, भूटान भी ऑलमोस्ट जा चुका है, नेपाल जा चुका है, पाकिस्तान जा चुका है, श्रीलंका जा चुका है, मालदीव जा चुका है। तो भारत के लिए बांग्लादेश को गंवाने का मतलब था कि एक किस्म से बहुत बड़ी कूटनीतिक हार। और यहां से जो 5 अगस्त का जो दिन आया, ये ऐतिहासिक दिन हुआ, जहां भारत क्या कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का एक बिल लाने के चक्कर में था, मुसलमानों को एक तरह से ट्रीटमेंट देने के लिए।
5 अगस्त वो भी दिन था जब 370 को मनाए जाने की बात थी कि उस दिन हमने बदला था। लेकिन ये 5 अगस्त जो था, भारत की राजनीति में बांग्लादेश का दिन साबित हुआ। और यहां पर एक चीज और स्पष्ट हो गई कि श्रीलंका में जो हुआ कि वहां पर राजपक्षे उनको देश छोड़कर भागना पड़ा था, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि तानाशाह में कन्वर्ट हो जाता है और देश छोड़कर राजपक्षा जाते हैं। अब लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए शेख हसीना ने, वो भी तानाशाह बन चुकी थी, उनको भी देश छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा। वो भारत आई है, वो एक अलग इश्यू है कि अब भारत के लिए बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि भारत में अगर शेख हसीना लंबे समय तक रहती हैं, तो यकीन मानिए बांग्लादेश के साथ जो छोटे-मोटे हमारे संबंध बचे हैं अब, वो भी खत्म हो जाएँगे। अब 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश के लिए इतिहास बदलने वाला साबित हुआ। शेख हसीना चीन से वापस आने के 1 महीने के अंदर-अंदर बेदखल हो गई सत्ता से। अब अजीत डोभाल ने भी शेख हसीना से मुलाकात की है। बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल वकार हैं, उन्होंने अंतरिम सरकार का ऐलान भी कर दिया है। पूरा घटनाक्रम एक बिल्कुल सांकेतिक रूप से एक ही दिशा में जा रहा है कि ये सारा का सारा मसला चाइना ओरिएंटेड है। चाइना के साथ बांग्लादेश ओरिएंटेड है। एक बात और बिल्कुल पक्की थी कि जब तक शेख हसीना थी, वो पाकिस्तान के साथ अपने समझौते को स्वीकार नहीं करती थी कि हमें पाकिस्तान से कोई भी रिलेशनशिप ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। और ये चीन नहीं चाहता था। चीन चाहता था कि बांग्लादेश चीन के अपना पाकिस्तान के साथ अच्छा समझौता करके रखे और वहां अच्छे संबंध बना के रखे। लेकिन शेख हसीना एक बहुत बड़ा रोड़ा थी इस बीच में। एक और बहुत बड़ी जो चीज थी कि बीएनपी की चीफ खालिदा जिया वहां पर, जिनको साइडलाइन कर दिया गया था शेख हसीना के द्वारा। उनको बीमारी थी और वो उनके इलाज के लिए भी ढंग से उनको जो परमिशन मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं थी। साथ में मोहम्मद यूनिस साहब जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है वहाँ पे इकोनॉमिक्स के, उनको भी साइडलाइन करके उनके अगेंस्ट भी केसेस करवा दिए गए। अब उन्हीं मोहम्मद यूनिस को वापस लेके आया गया है बांग्लादेश की सरकार के अंदर इकोनॉमिक सलाहकार के रूप में। मुझे लगता है कि वो सारी ताकतें वापस आ रही हैं। अब अवामी लीग ने कुछ ऐसा ही कब्ज़ा कर लिया था उनके शेख हसीना के लोगों ने पूरे बांग्लादेश के ऊपर। जिस ढंग का कब्जा आज भारत के अंदर आप आरएसएस और बीजेपी के लोगों को देखते हैं, हर जगह पे आरएसएस की यानी कि कट्टरपंथियों की लोग जो सरकार है यहाँ पर, वो उसके बिल्कुल मिलता-जुलता है। अब कुछ कारण इसके पीछे आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। आप जो भारत के पूर्व राजदूत भी हैं, जो कि बांग्लादेश में रहे हैं, इसमें हर्षवर्धन श्रृंगला भी हैं, वो भी कहते हैं कि विदेशी ताकतों के शामिल होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका मकसद भी कहने का ये है कि चीन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हम तो ओपनली कह रहे हैं, हो सकता है हर्षवर्धन श्रृंगला जो है, हर्ष श्रृंगला जो है, वो इस बात को ना माने, लेकिन हम ये कह रहे हैं। अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान हुआ था कोरोना के बाद और बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़े हैं वहाँ पर लेकिन छात्रों के साथ जो किया गया है, वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या कहते हैं कि उल्टा था। जमाते इस्लामी के ऊपर बैन लगाना एक किस्म से कहा जाए तो वो अ, फेटल कदम हो गया। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप अपने अपोज़िशन को, बीएनपी पार्टी को और जमात इस्लामी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सप्रेस करने के लिए आप किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। उनके लोगों को जेलों में बंद कर सकते हैं और पूरा का पूरा एक तरह से कहा जाए बांग्लादेश के अंदर वो जेल साम्राज्य चल रहा था, जो भारत में इस समय मोदी सरकार के द्वारा चल रहा है। सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो सिमिलैरिटी जो श्रीलंका में थी, वो जो बांग्लादेश में थी, वो आपको भारत में भी यहाँ पर नज़र आएँगी। और वहाँ भी छात्रों के साथ जो अन्याय किया गया, यहाँ भी छात्रों के साथ अन्याय किया गया। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आरक्षण के नए-नए नियम आते चले जा रहे हैं, जिसके द्वारा जो एक समाज में आग लगनी थी, वो लगी। और आखिरकार छात्रों के इस आंदोलन के सामने हालात इस किस्म के हो गए कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आर्मी ने उनको सिर्फ 45 मिनट का समय दिया। अब जो मैंने बात कही है कि चीन के द्वारा ये सारा का सारा ट्रिगर किया गया और चीन ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलके ये पूरा का पूरा जो मसला है उसको सॉल्व किया है। वो कामयाब भी हो गए हैं। इसमें अब जो हार किसकी है? हार किसकी है अगर आप सोचें, हार भारत की यहाँ पर। भारत के अंदर जो एक कूटनीतिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी बांग्लादेश के लिए, वो नहीं आ पाएगी अब। और क्योंकि बीएनपी की खालिदा जिया हो या बाकी कोई भी वहाँ पर इस समय सरकार आएगी, उस सरकार को अगर इंडिया के पिट्ठू के रूप में, इंडिया के एक सैटेलाइट टाउन के रूप में देखा जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि फिर बहुत बड़ी स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। सियासी भूकंप है और भारत में इसके झटके लगने शुरू हो गए हैं।
भारत पर इसका बुरा असर चाहेगा, भारत वहाँ स्थिरता चाहेगा और बांग्लादेश जैसा पड़ोसी वहाँ पर स्थिरता हो, पॉलिटिकल स्थिरता हो और अमेरिका का भी स्टेटमेंट आया कि वहाँ पर लोकतंत्र बना रहे, ये हमारी कोशिश होगी और लोकतंत्र बनेगा कैसे? अगर लोकतंत्र का निर्माण करने वाले लोग खुद तानाशाह बन जाएँगे, तो फिर क्या होगा? अब जहाँ कल 5 अगस्त को भारत में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होने थे, बहुत सारी चीज़ें होनी थी, अब वो वहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियाँ हैं बांग्लादेश के बारे में, उसने भारत को हिला कर रख दिया है और कहीं न कहीं सरकार को भी एक दोबारा से सोच की ज़रूरत होगी कि इस धार्मिक कट्टरवादिता जो बांग्लादेश के अंदर भी आई, जो पहले श्रीलंका में बुद्धिस्टा की कट्टरवादिता आई, उन्होंने उन देशों को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे, हमारा हश्र वही होगा, अगला नंबर हमारा ही होगा। यानी कि पहले श्रीलंका का था, पाकिस्तान तो पहले ही बर्बाद हो चुका था, नेपाल बर्बाद हो चुका था, उसके बाद श्रीलंका बर्बाद होता है, उसके बाद बांग्लादेश अब बर्बाद होता है, उसके बाद अगला नंबर भारत का ही होगा। ये अगर होता है, तो फिर शायद बचाने वाला कोई नहीं होगा और भारत में अगर लोग सड़कों पे उतरे, तो कोई नहीं सँभाल पाएगा, आर्म्ड फोर्सेस भी नहीं। शुक्रिया आपका।